साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं राम व्यास जी से। राम व्यास जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत आपकी कराऊं, मैं बताना चाहूँगा कि राम व्यास जी खड़गपुर से आए हैं, मेरे मामा जी हैं। मेरा बचपन जो है इनके गोद में खेला है, इनकी गोद में मैं जो है खेल के बड़ा हुआ हूँ। और मामा जी का इंटरव्यू आज लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि संगीत के क्षेत्र में इनका एक बड़ा काम है, एक बड़ा नाम है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ऑर्केस्ट्रा के क्षेत्र में करीब 30 से 35 साल इन्होंने काम किया है, गायन के क्षेत्र में काम किया है। और एक समय जब ऑर्केस्ट्रा चलता था, जब ऑर्केस्ट्रा में भीड़ उमड़ती थी, उस समय के ये हीरो थे। हम लोगों ने देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है उस मंजर को। साथ में बताऊंगा कि एक मेरे मामा और हैं, रवि मामा, जो अब नहीं रहे, वो ढोलक बजाते थे, और एक मामा ड्रम बजाते थे। और ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, राम व्यास, ये गाना गाते थे। गाना किसकी किसकी आवाज में गाते थे ये मैं आपको बता दूं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, महेंद्र कपूर, यशुदास, एसपी बालासुब्रमण्यम, और लेडीज वॉइस में भी अपने गीत वो प्रस्तुत करते थे। खास तौर पर सलमा आगा और रेशमा की आवाज में। तो छोटी छोटी झलकियां भी हम इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे और कुछ गीत भी ये गुनगुनाएंगे। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप आखिरी तक जो है हमारे साथ बने रहें, बहुत मजा आएगा। एक नई दुनिया में आज हम आपको लेकर के चलेंगे। तो मामा जी, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि उतने दूर खड़गपुर से रायपुर आना हुआ, बिलासपुर आना हुआ, तो ये आने का क्या मकसद था, थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम आगे बातचीत करें। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं खड़गपुर से तकरीबन 20 साल बाद बिलासपुर आया, क्योंकि यहाँ पर ही मेरे एक इकलौते काका जो सबसे छोटे थे, उनका निधन हो गया पिछले 4 दिन पहले। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने स्वरूप खड़गपुर से विशेषकर यहाँ आया बिलासपुर। फिर मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरा जो भांजा है संजीव खुदसाहा जी, ये भी कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पत्रिका भी निकालते हैं। तो मेरी हार्दिक इच्छा ये हुई कि चलो भाई रायपुर चलो, उनसे भी मिलूं। तो मैं इनके घर आ गया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इनके साथ बैठा हूँ और ये मेरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग छोटेपन से ही संगीत के क्षेत्र में रुझान था हमारा, क्योंकि उस समय वो रेडियो के माध्यम से गाना सुनते थे, तो वो गाने बहुत प्रभावित करते थे। ऑर्केस्ट्रा वाले नए नए जब आस पड़ोस में आ जाए तो फिर हम लोगों की भी इच्छा, मेरी भी इच्छा होती थी कि मेरे को भी जगह मिले। तो उन दिनों मेरे पिताजी ने देखा कि ये गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा गा रहा है, सुर का पक्का है और ताल का भी पक्का है। तो ऑर्केस्ट्रा वाले पड़ोस में आए हुए थे, तो पिताजी बोले उन लोगों को कि भाई मेरा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, गुनगुनाते रहता है, सुरीला है, आप लोग जरा स्टेज में चेक करिए, देखिए, मौका दीजिए उनको। तो फिर वो लोगों ने बोला हाँ ठीक है, आप लोगों का तो ये घर की शादी का प्रोग्राम है, मेरे बुआ की लड़की उनकी किसी की शादी वादी हो रही थी, पूरी तरीके से ध्यान नहीं है। तो वो लोग बोले हाँ ठीक है, आपका घरवा प्रोग्राम है तो ठीक है, आइए। तो फिर मैं गया और उन दिनों वो गाना चल निकला था फिल्म दाग का, क्या वो, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तो ये गाना बहुत दिल को छू गया था। तो मैं उसको वहाँ पर उन लोगों के सामने स्टेज में जब मैं गाया तो उन लोगों ने देखा, बहुत प्रभावित हुए। इस तरीके से फिर वो जो सिलसिला चालू हुआ, उन लोगों ने फिर मुझको अपने ग्रुप में भी रखे और उनके साथ स्टेज शो करना शुरू किया। तो काफ़ी दिनों तक चलता रहा ये सिलसिला। फिर हम लोगों की खुद की पार्टी को हम लोगों ने स्टेबल किया, बनाया। वो पार्टी थी सरगम ऑर्केस्ट्रा के नाम से,
खड़गपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत नाम है। अभी भी लोग याद करते हैं कि भाई वो संस्था जो थी उसमें कुछ अजूबे कलाकार थे। तो ये इसकी शुरुआत कैसी हुई? हाँ, ये शुरुआत क्या है कि इसके बारे में बताइए। क्या है कि उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग अपनी प्रतिभा दिखाते थे लेकिन एकजुट नहीं थे। तो उन दिनों मिस्टर रामचंद्र राव जी जो इस क्षेत्र में पहले से ही लगे हुए थे, तो उन्होंने प्रेरित किया सभी लोगों को भाई आप लोग एक मंच में अगर आएंगे, एक ग्रुप बनेगा तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। इस तरीके से उन्होंने सबको एकत्रित किया और फिर वो हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस किया करते थे। जब हम लोगों को तसल्ली हो जाती थी कि हाँ भाई अब ये गाना लोगों के सामने पेश किया जा सकता है, तो फिर हम लोग उसको स्टेज में प्ले किया करते थे। तो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। और उन दिनों मनोरंजन का कोई, एंटरटेनमेंट का कोई रेडियो के सिवाय रेडियो के अलावा कुछ साधन था ही नहीं। मैं भी जब गाना सुनने की इच्छा होती थी तो हर शुक्रवार को नई फिल्मों का गाना जो है वो रेडियो में प्रसारित किया जाता था। जो फिल्म आज शुक्रवार है रिलीज होगी उसके गाने। तो मेरा मेमोरी इतना अच्छा था कि वो गाना ट्रांजिस्टर को कान में लेकर के सुनते रहता था और वो एक बार में ही 50% एकदम मेरे कंठस्थ हो जाता था वो गाना। तो इस तरीके से फिर वो हम लोग सभी लोग रेडियो सुनते थे। बिना का गीत माल आता था तो भी उसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। हर बुधवार को अमीन सयानी का द्वारा वो सब प्रस्तुत किया जाता था। तो हम लोग को जब स्टेज में शुरू हुए प्रोग्राम देना शुरू किए तो काफी लोग, बड़ी संख्या में लोग आते थे, हजारों की तादाद में। लाख तो नहीं बोलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में टोटल आबादी तकरीबन 4 लाख के आसपास है। तो कोई एक क्षेत्र में प्रोग्राम हो तो हजारों की संख्या में सिर्फ मुंड दिखता था काफी दूर तक कि हाँ भाई भीड़ इतना है कि वो रोड में भी ट्रैफिक जाम, कोई आना जाना नहीं। 4 घंटा के लिए हम लोगों के कारण आना जाना भी बंद हो जाता था और लोग भी अपना घर छोड़ करके वो मैदान में सब आ जाते थे। और अगर वो रोड के किनारे में कहीं पर हो रहा हो तो वो एक कोना से दूसरा कोना तक रोड पूरा ब्लॉक होकर के रहता था। तो इस तरीके से लोग बहुत एंजॉय करते थे, हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, हमारा सम्मान करते थे, नाम भी था। उन दिनों हम लोग आसपास के इलाकों में भी प्रोग्राम करने जाया करते थे। ये सिलसिला तकरीबन 25 से 30 साल तक चला। 1980 से लेकर के सोच लीजिए 2000 के आसपास तक। अच्छा। उसके बाद में क्या है कि हम लोग नई नई जगह में स्टेज शो करने जाया करते थे। उसके उपरांत हम लोग उड़ीसा भी जाया करते थे। तो उड़ीसा में एक जगह है केंद्रपाड़ा, जो कटक के बिल्कुल लगा हुआ है, छोटा सा शहर है। तो वहाँ पर एक कॉलेज का फंक्शन के लिए हम लोगों को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ रात में प्रोग्राम देना था, लेकिन हम लोग सुबह पहुँच गए थे और उन लोगों ने हम लोगों को रहने और फ्रेश होने के लिए सारी व्यवस्था दिया था कि भाई ये कॉलेज के प्रांगण में ही सारी व्यवस्था है, आप लोग स्नान करिए, भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर हो रही है और शाम को मंत्री जी आएंगे, 7 बजे से आप लोगों का स्टेज शो चालू होगा। तो इस दरमियान सारा दिन हाथ में था। तो हम लोगों का उस समय मैंने नया नया जोश था, सब यंग जनरेशन में थे। तो पड़ोस में एक कैनाल बोलना चाहिए, जो नहर वो काफी तेज बहाव वहाँ उसका था। हम लोगों को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो कुछ लोग हमारे संस्था के एक गिटारिस्ट मिस्टर रवि महापात्र, जो टॉल फिगर थे, हम लोग उसको अमिताभ के नाम से चिढ़ाते थे, काला अमिताभ, वैसे क्योंकि वो काला भी था और लंबा भी, और वो गिटार बजाता था। तो वो क्या है, 2-3 लोगों को बोला चलो न, क्या इधर बाथरूम में नहाएंगे, चलो वहाँ कैनल है बहुत अच्छा है, वहाँ हम नहर में नहाएंगे। तो चले गए, मैं भी गया, किनारे में मैं खड़ा हूँ क्योंकि मुझको तैरना आता नहीं। मैं पानी से बहुत घबराता हूँ क्योंकि मैं कभी तैरना सीखा ही नहीं। तो वो लोग जो तैरना जानते थे वो उसमें 1-2 लोग उतर गए, खास करके वो रवि महापात्र, और वो उतर के इधर से कभी घुस रहा, डुबकी लगा रहा, उधर से निकल जा रहा। उसके साथ में एक थोड़ा कम हाइट वाला रमेश था, जो हम लोग का साउंड सिस्टम ऑपरेट करता था। तो वो भी तैरना जानता था, इसलिए वो भी उतर गया। लेकिन थोड़ी देर में वो निकल के आने लगा, बोला राम ये पानी का बहाव बहुत तेज है, जैसा बोलता है ना करंट,
वो करंट है इसके अंदर में, मैंने रुकने नहीं दे रहा एक जगह, करंट भी बोलते हैं। हाँ। बोला खींच रहा है जैसा पानी में, अगर जरा भी हम अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो वो टान के ले जाएगा। लेकिन वो रवि जो रहा ना वो छेड़खानी कर रहा है। कौन से वर्ष की घटना है? ये है जहाँ तक मुझको ध्यान आ रहा है 1985 86-87 के आसपास की घटना है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ पेपर का कटिंग, पेपर में भी छपा था वो, तो वो घटना हम लोगों के साथ जो घटी थी, क्योंकि वो लंबा जो गिटारिस्ट था ना, वो कैनल में हमारे तरफ मुंह करके और पीछे होते जा रहा, बोल रहा राम देख अभी इतना पानी है। फिर थोड़ा पीछे गया, बोला देख इतना पानी है। फिर थोड़ा पीछे गया, अरे देख इतना पानी है। और फिर ऐसा करके वो उसकी आंख थोड़ा बड़ी बड़ी मुझको दिखी और वो डूब गया पीछे और अंदर चला गया, फिर और निकला नहीं। लेकिन उसके चेहरे की, उसके आंख के एक्सप्रेशन से मुझको लगा कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ घटना हो गई। फिर भी हम लोग सोचे नहीं, वो तो बार बार निकल रहा है, यहाँ से घुस रहा, उधर से निकल रहा, अभी फिर निकल जाएगा, तो खेल कर रहा है। लेकिन वो नहीं निकला। हम लोगों का रोना पिटना मच गया। वहाँ के आस पड़ोस के लोग जो थे, बच्चे लोग छोटे उम्र के थे, वो लोग क्या करे, देखे कि ये लोग इतना देर से मजा कर रहे थे, अभी ये लोग में थोड़ा सा हताशा है, परेशान हो रहा है। तो एक दो बच्चे लोग जो थे तैरना जानते थे, और वो वहाँ पर कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ दलदल है, कहाँ क्या है, उनको आइडिया था। तो वो लोग वहाँ उतर गए, और उतर के जा करके वो लोग उसकी बॉडी को टच किए पैर से, और वापस आए। अपनी भाषा में लोग बोलते हैं आज्ञा से लोकुटा सेठी अच्छी से दलदल फंसी जाती, मैंने उनकी अपनी उड़िया भाषा में। तो मुझको समझ में आया कि हाँ, वो बोल रहा है कि वो वहाँ दलदल है जिसमें वो फंसा हुआ है। और आगे बात खत्म हो गया। हम लोग हताश थे, और उस दिन वो कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। शाम तक हम लोग को बोला गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, अंधेरा हो गया है। अगले दिन सुबह वहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो नहर जहाँ जाता है, तो आगे कुछ खड़पतवार पानी में जमा हो जाते हैं जैसे ना, तो वहाँ भी वो जमा थे। तो हम लोग वहाँ के एक मैंने वहाँ स्थानीय निवासी को लेकर के तो हम लोग कैनल किनारे नहर के किनारे गए। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि वो खड़पतवारों के बीच में काला काला कुछ दिख रहा है। तो वो उसका आइडिया था। तो वो बोला आप लोग का जो कल जो फंस गया है, डूब गया है, मुझको लग रहा है कि ये उसकी बॉडी है। लेकिन अब वो व्यवस्था किया, एक बांस कहीं से जुगाड़ किया, और वो उसके बॉडी में जो है, उसके जो सर के बाल थे ना, वो हिप्पी कटिंग का उस जमाने में चलन था, तो वो रखा था। तो वो बांस को उसके बाल के पीछे तरचेथी की तरफ से उसको ऐसा लपेट दिया, और लपेट के टाना, तो पानी में तो बॉडी एकदम हल्की हो रहती है ना। तो वो आराम से नीचे किनारे उसको बाहर लाया। लेकिन शरीर में जान नाम की कोई चीज नहीं थी। शरीर पूरा अकड़ गया था, क्योंकि तकरीबन पूरी रात वो पानी में रहा, बह करके उतना दूर चला गया। तो फिर हम लोगों का वहीं उनका माता पिता को बुलाया गया, और अंत्येष्टि भी वहीं कर दी गई। उनके मैंने अग्नि को समर्पित कर दिया गया, उनके शरीर को। और फिर हम लोग सभी लोग दुखी होकर के, मायूस होकर के, वो वापस हम लोग अपने अपने शहर खड़गपुर हम लोग आ गए। उसके बाद से फिर जो सिलसिला चला पतन का, कहना पड़ेगा, मैंने सरगम ऑर्केस्ट्रा के जो पतन का जो सिलसिला, हाँ, वहीं से शुरू हुआ। और एक व्यक्ति को छोटी सी बीमारी, एक फुंसी जैसा, वो भी मेरा भाई रिश्ते में लगता था, विजय अहिरवाल। वो तुम्बा वगैरह उस समय में ट्रिपल सेट बोलते हैं, जो वो बहुत अच्छा प्ले करता था। लेकिन उसके बाजू में कहीं एक छोटी सी फुंसी हो गई थी, और उसने उसको ऑपरेट करवाया ना, ऑपरेशन किया, तो वो कैंसर का रोग ले लिया, जिसकी वजह से वो कुछ दिन अस्पताल में थे, फिर उनका देहांत हो गया। तो वो रवि के बाद ये विजय चला गया। तो हमारा एक माने म्यूजिशियन बोलना चाहिए, या रिदम प्लेयर कम हो गया। तो हम लोगों को उसकी कमी खलने लगी। उसके बाद फिर सैक्सोफोन प्लेयर मिस्टर DCR मल्लिक, वो बहुत अच्छा सैक्सोफोन बजाते थे। लेकिन इसके अलावा उनकी एक गंदी आदत थी, वो चेन स्मोकर थे। एक बुझी दूसरी जलाए, एक बुझी दूसरी जलाए। तो हम लोग उनको थोड़ा रोकते थे कि दादा, तो आप एक तो ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट जिससे आपके छाती में, आपके फेफड़ों में वो फूंकते हैं, तो उसका असर जरूर होता है। तो आप ये बार बार जो स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसको कम करिए।
बोले क्या करूं, मैं 2 कस नहीं टानूंगा तो मेरे से प्ले नहीं होगा। वो आदत बना लिए लगता है, वो काफी दिनों से इसका सेवन कर रहे होंगे। तो फिर वो कुछ दिनों के अंतराल में डॉक्टर के पास में गए कुछ समस्या को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका तो लंग्स जो है ना वो पूरा छलनी बन गया है, माने डैमेज हो चुका है वो। तो वो हिसाब से उनको बोले कि थोड़ा कम करिए, तो वो कम नहीं कर पाए और थोड़े ही दिनों में वो भी चल बसे। तो ये जो सरगम ऑर्केस्ट्रा कौन से सन में शुरू हुआ? ये 1970 हाँ 71-72 के आसपास शुरू हुआ था। नहीं, 73 में तो आपने पहला परफॉर्मेंस दिया था। हाँ। लेकिन उस समय हम लोग उसी समय में ये उसी सब समय लोगों को इकट्ठा करना हम लोगों ठीक। ने शुरू कर दिया था। हाँ, और 87 तक चला। 87 तक अच्छे जोर से चला। फिर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे कम होता गया, तो बिछड़ते गए और कुछ अलग ही एक तो माहौल भी बनना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो ज्यादा स्टेज शो हुआ नहीं करते थे, क्योंकि जमाना बदल रहा था और टीवी वगैरह जमाने के साथ आ गया था मार्केट में। तो लोग घर में बैठ के एंजॉय करना शुरू कर दिए। तो अब कभी कोई कंपटीशन वगैरह हुआ हो, कभी इसके बारे में कुछ यादें हो तो हाँ, ये क्या है खड़गपुर में और सन भी बता दीजिए कौन सा हाँ, सन? वो 19 मुझको अच्छे से याद है, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण वो हिस्सा था वो। तो 1986 की बात है। हमारे खड़गपुर में वीटी पाटिल नाम के एक ऑफिसर जो रेलवे में कार्यरत थे, उस समय हम लोगों को भी नौकरी सब मिल गई थी, हम लोग कर रहे थे नौकरी। तो वो बोले कि भाई आप लोगों को तो रेलवे कल्चरल कोटा से आप लोगों को नौकरी वगैरह मिली है। नौकरी कैसे मिली है साथियों, इसके बारे में भी बताएंगे ये कि कैसे एक ऑर्केस्ट्रा के जो कलाकार हैं उनको रेलवे में नौकरी मिली, वो अलग से आपसे जानेंगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंपटीशन है इसके बारे में थोड़ा। हाँ, ये क्या हुआ था कि भाई वो वीटी पाटिल साहब जो महाराष्ट्र के थे, मराठी कम्युनिटी से थे और वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने बोला कि भाई 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है, उसके 2-4 दिन पहले ही एक प्रोग्राम ठीक करने के उन्होंने सोच रखा था। तो हम लोगों से संपर्क किए और भी लोगों ने वहाँ के जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम के चलने वाली जो संस्था है उन लोगों को बोला कि भाई यहाँ जो नया टाउन हॉल बना है उसमें क्यों ना एक तो म्यूजिकल प्रोग्राम आयोजित किया जाए ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन के नाम पर, और लोगों को ऑर्केस्ट्रा वालों को माने प्रेरित करने के लिए एक गोल्ड कप रख दिए और बोले कि उसका नाम हम लोग ये प्रोग्राम का रखना चाहते हैं गोल्ड कप ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन। तो उस कंपटीशन में हमारे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के बोलिए तकरीबन 14-15 ग्रुप जो थे छोटे बड़े सब मिला करके उन सभी को आमंत्रित किया गया। उन लोगों ने सभी लोगों ने अपना अपना माने नाम वहाँ पर रजिस्टर करवाया कि हम लोग भी अपना अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो वो तो अभी इतने सारे ग्रुप है तो एक दिन में तो कंप्लीट होना नहीं था, तो 2-3 दिन लग गए। आखिरी दिन जो था वो 14 अप्रैल को ही फाइनल करना था। तो वो उस दिन फिर एक के बाद एक सब लोगों का जो परफॉर्मेंस था वो तो रिकॉर्ड होता गया। जज लोग मार्क्स वगैरह कौन कितना अच्छा कर रहा है वो उसके हिसाब से मार्क्स दे करके रेडी रखते थे। तो फिर हमारी पार्टी सरगम ऑर्केस्ट्रा का नंबर आया तो फिर मैं भी गया और अपना परफॉर्मेंस दिया। तो उन दिनों मैं बहुत अच्छे से निभा लिया करता था रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना बैजी बावरा फिल्म का वो दुनिया के रखवाले, जो रफ़ी साहब का गाया हुआ है। और रफ़ी साहब ने अपने जीवन काल में कभी उनको समय मिला तो वो पाकिस्तान में जाकर के स्टेज शो किए और वहाँ पर उन्होंने उस गाने को बहुत अच्छे तरीके से और थोड़ा उसमें अपनी गायकी को और अच्छे तरीके से बहुत माने दिल को छू लेने वाली बात उसमें उन्होंने दे दिया था। तो फिर उसका रिकॉर्ड निकला था तो मैं भी उसको देख के मैं भी प्रभावित हुआ। तो उस प्रोग्राम में मैंने बैजी बावरा का उस भजन वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, इस भजन को पेश किया और भगवान के ध्यान में पूरा लीन होकर के मैंने वो अपनी प्रस्तुति दी थी। तो पूरी तरीके से कामयाब रहा, लोग वाह वाह करने से थके नहीं। फिर इसके अलावा क्योंकि एक सिंगर को 2 से 3 गाने गाना था तो फिर मैं इसके बाद उस समय नई रिलीज हुई थी निकाह फिल्म जिसमें सलमा आगा और महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ एक डुएट था
दिल की आरज़ू थी कि दिल रुबा मिले, इस गीत का मुखड़ा है। तो इसमें दोनों का डुएट है, तो मैं ये डुएट को भी कॉपी किया, तो मैं देख लिया मैं निभा रहा हूँ, मेरे को वो काबिलियत ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दिया है। तो बाकायदा आवाज़ मैच कर रही है ये महेंद्र कपूर की भी और सलमा की आवाज़ भी। सलमा की आवाज़ भी थोड़ा सा अलग हटके है ना, लता वगैरह थोड़ा डिफरेंट आवाज़ है, तो वो अगर मैं गा रहा था तो मेरी आवाज़ के साथ वो उस आवाज़ को मैच कर रही थी, तो वो बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिर उसके बाद और एक गाना मैंने अपने तरीके से पेश किया, जो वो फिल्म हीरो से था, जिसमें रेशमा नाम की एक सिंगर थी, वो लंबी जुलाई नाम, बहुत फेमस गाना है आज भी, वो लोगों को अंदर तक मैंने थोड़ा हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आप थोड़ा सा गुनगुना दें, कोई भी एक गाना जो आपको ठीक लगे। वैसे तो मैं इन सब गानों के अलावा, रफ़ी साहब के गानों के अलावा किशोर कुमार और येसुदास के भी गानों को प्ले किया करता हूँ। और हम लोगों ने राहतगढ़ कतरासगढ़ गए थे, तो वहाँ पर भी मैंने जब वो पोस्टर वगैरह सबके नाम से छपा कि भाई आप लोग के ग्रुप में कौन सिंगर क्या गाना गाता है, तो मेरे को तो अरूप मित्रा को दे दिया गया कि भाई ये किशोर कुमार का गाना गाएंगे। जोगेश मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति, एक सिंगर थे, वो मुकेश का गाना बहुत अच्छा गाते थे, वो उनका नाम पोस्टर में मुकेश का नाम से हुआ। और मेरे को बोले कि भाई ये रामव्यास जी येसुदास का गाएंगे, तो ठीक है मैं येसुदास का गाया। तो ये कहने का मेरा मैंने ये वैसे है कि मैं कभी पीछे नहीं हटा, जो गाना अगर स्टेज में पेश करना है, जैसे कि थोड़ी बात अपनी रुक गई। हाँ। वो प्रोग्राम में आपको कौन सा रैंक हासिल हुआ? हाँ, वो जो ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें क्या है कि वो जो मेरा जो अदायगी थी, जो मैंने जो अपना गाना जो परफॉर्मेंस दिया था, वो नंबर 1 था, क्योंकि बैजू बावरा को निभाना वो दुनिया के रखवाले, सभी लोग समझते हैं कि वो कोई कम बात नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब खुद उसको गाने के समय में उनके गले में खराश आ गया था, जिसकी वजह से वो 2-4-10 दिन वो रिकॉर्डिंग और नहीं कर पाए थे, थोड़ा रेस्ट किया तब रिकॉर्डिंग की। तो उस गीत को मैंने उस जगह पर उतने हाई नोट में अपनी आवाज़ को ले जाकर के प्ले किया, तो जो कमेटी थी वो बहुत प्रभावित हुई और गोल्ड कप मेरे नाम आया, मुझको सम्मानित किया गोल्ड कप। अच्छी बात है। तो आप उस गाने को थोड़ा सा अगर गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ, जैसे कि वो तो शुरुआत ही उनका ऐसा आगमन करके वो करते थे, तो ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। काफी लंबा है गाना और इसको बहुत मतलब दिल से गाने के लिए वो साथी संगी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे अकेले कम बात नहीं है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि रेलवे में जो है वो आप कैसे आए, रेलवे की सर्विस में कैसे आए? ये काफी प्रेरणादायक होगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो कि कला के क्षेत्र में है। नहीं, वो हम लोग क्या है कि हमारे जो खड़गपुर डिवीजन के जनरल मैनेजर उस समय थे, उनका तो हाँ याद आ गया, उनका नाम था मिस्टर खोसला, और जो डीआरएम थे वो मिस्टर कुमार साहब थे। तो कुमार साहब अक्सर थोड़ा ये संगीत के क्षेत्र में हल्का फुल्का जुड़े रहते थे, कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो वहाँ पर एक ऑफिसर्स क्लब है जहाँ पर जीएम साहब कुछ निरीक्षण में आते थे इंस्पेक्शन में, तो वो वहाँ ठहरते थे, तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ व्यवस्था करने की बात होती थी। तो कुमार साहब हमारे जो कलाकार थे उनमें एक व्यक्ति थे मिस्टर पी रामचंद्र राव जी, जो उन दिनों वो रेलवे में कार्यरत थे, वो क्लर्क की नौकरी करते थे। तो वो उन्होंने उनसे संपर्क किया कि भाई आप लोगों का तो ग्रुप चल रहा है,
सरगम ऑर्केस्ट्रा के नाम से हमने सुना है कि बहुत नाम है, अच्छे कलाकार हैं सब। तो भाई आज वो उनको हमारे यहाँ ऑफिसर्स क्लब में जीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए आप लोग आइए, आप लोगों को सरकारी फंड से कुछ पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्री में आएंगे और गाएंगे और चले जाएंगे, खाने की भी व्यवस्था होगी। जब सारे ऑफिसर्स खाएंगे तो आप लोग क्यों बैठे रहेंगे। तो रामचंद्र राव जी राजी हो गए, हम लोगों को बोले भाई आज शाम को 7 बजे ऑफिसर्स क्लब में अपने को चलना है, वहाँ हम लोग अपना प्रोग्राम देंगे। तो वहाँ सभी लोग गए और उसमें मैं भी था। तो वहाँ उस समय वहाँ WPO साहब थे हमारे के वर्कशॉप के, मिस्टर MS प्रकाश राव, साउथ इंडियन थे। वो कला के संगीत के बहुत माने चाहते थे संगीत को। तो उन्होंने बीच में कार्यक्रम चल ही रहा था, हम लोग अपने अपने तरीके से सभी लोग गा रहे थे। तो वो आए आकर के हमारे पी रामचंद्र राव जी को बोले कि भाई आप लोगों के बीच में कोई तेलुगु गाना गाने वाला है क्या। तो रामचंद्र राव जी मेरे कान के पास आए, बोले राम व्यास कोई तेलुगु गाना है क्या। मैंने हाँ है, वो बहुत पुराना वो घंटसाला का गाया हुआ एक गाना है, जो वो शायद प्रेम क्या नहीं, राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी ना हेमा मालिनी के साथ, क्या फिल्म थी वो, जो बाद में हिंदी में डबिंग हुई, पहले वो तेलुगु में बनी प्रेमाभिषेकम, प्रेम पुजारी। उसके बाद वो हिंदी में बनी कुछ प्रेम से ही नाम था, जिसमें वो शराबी की भूमिका निभाया था राजेश खन्ना, बाद में उल्टी होती है। तो वो तेलुगु के साथ में नहीं राजेश खन्ना, हेमा मालिनी। तो वो गाना था, वो तेलुगु गाना। तो मैं बोला हाँ मैं प्ले कर सकता हूँ। तो वो बोले ठीक है गाइए। तो मैं बोला हाँ ठीक है गाता हूँ। तो वो गाना का कुछ लाइन ऐसा था, आगदू आगदू आगिते सागदू ఆగదు ఈ నిమిషం నీ కోసము ఆగితే సాగదు ఈ లోకము ఆగదు ఆగదు आगिते सागदू। वो फिल्म हिंदी में जो बनी थी उसका नाम था प्रेम नगर। हिंदी में किशोर कुमार ने वो उस गाने को मैंने हिंदी में डबिंग करे। तो वो ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो उस समय वो प्रेमाभिषेकम में वो घंटसाला का गाया हुआ गाना था। तो मैंने प्ले किया तो WPO साहब भी बहुत प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हमारी संस्था के, तो फिर GM साहब भी प्रभावित हुए। हमारे जनरल सेक्रेटरी से उन्होंने प्रश्न किया कि भाई आप लोग का तो ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हिंदी के अलावा तेलुगु भी गा दिए और आवाज़ भी इनकी अच्छी है, और कलाकारी संगीत के क्षेत्र में ये लोग जो गिटार वगैरह जो सिंथेसाइजर जो बजा रहे हैं ये भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये सभी लोग रेलवे में या कहीं नौकरी करते हैं? उनको संदेह हुआ कि जब ये रेलवे का इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए तो जरूर ये लोग इस रेलवे में होंगे। हकीकत ये नहीं थी। रामचंद्र राव जी बोले नहीं सर, मैं ही सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, उसके अलावा ये सभी अभी फिलहाल बेरोजगार है। चल रहा है इनका, स्टेज शो वगैरह करते हैं तो इनमें कुछ खर्चा इनका निकल जाता, पॉकेट मनी, बस यही है और कुछ नहीं। बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कुमार साहब जो वहाँ का DRM थे उनको उन्होंने हिदायत दिया, कुमार साहब भाई आप व्यवस्था करिए खड़गपुर डिवीजन के अंदर में जो जैसा एजुकेशन है वो हिसाब से अपॉइंट करिए। आपको अगर ग्रुप B में भी जगह बनती हो तो वहाँ भी आप उनको दे दीजिए, बाद में देखिएगा। इनको कल्चरल कोटा वगैरह हमेशा उसके माध्यम से इनको आगे बढ़ा लिया जाएगा। फिलहाल इनको इमीडिएट मैं चाहता हूँ कि इनको अपॉइंट किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग के संस्था के 5 लोग, मिस्टर जगदीश्वर राव, मिस्टर अरूप मित्रा और मंजू वर्धन जी और मैं, ऐसे हम लोग, एक लेडीज थी वही मंजू वर्धन उनका नाम था। ऐसे हम लोग 4-5 लोगों को
नोमिनेट किया गया और फिर हम लोगों का चयन हुआ और हम लोग फिर अपॉइंट हो गए। तो कुछ दिनों बाद जो म्यूजिशियन थे, जो पियानो एक्कॉर्डियन बजाते थे और फिर ऑर्गन भी प्ले करते थे, तो उनको जो जॉब दिया गया था वो उनके अनुकूल नहीं था, वो उसको निभा नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोगों ने नौकरी भी छोड़ दिया। हाँ, उसमें वो जगदीश्वर राव जो म्यूजिशियन थे उन्होंने नौकरी भी छोड़ दिया। तो फिर वो अपना प्राइवेट में जो भी थोड़ा वो स्टूडेंट को सिखाते भी थे म्यूजिक किसी को, तो उनसे वो अपना मैंने अपना जो खर्चा है वो निकाल लिया करते थे। तो इसलिए उनको नौकरी में, रेल की नौकरी में, उन दिनों क्या है सैलरी भी रेल में बहुत कम थी, तो वो इसीलिए उनका थोड़ा इस तरफ रुझान कम था। नहीं, मैं नहीं करूँगा, तो वो छोड़ दिए। ठीक। तो मामा जी बहुत अच्छी बात हुई हमारी, और तमाम मुद्दों पर, तमाम घटनाओं पर भी आपने एक प्रकार से प्रकाश डाला, और बहुत सारी यादें जो हैं मेरे मन में भी जो छुपी दबी थी वो भी यादें ताज़ा हो गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कि आज संघर्ष कर रहे हैं, वो या तो इंस्ट्रूमेंट में प्ले करने का काम करते हैं या फिर वो सिंगिंग करते हैं। तो अगर आप कोई उनके लिए सलाह देना चाहें, आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शन देना चाहें, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि भाई संगीत का क्षेत्र जो है ये बहुत माने अनंत है, और इसको शून्य से शिखर तक पहुँचने के लिए शिक्षा तो सबसे बड़ी बात है। संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये जो स्टेज से हम लोग करते हैं, तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि ये प्रोग्राम तो अक्सर रात को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो टाइम पे टाइम खाना खाना, उसके अलावा वो बहुत खुश हो जाते हैं लोग, संस्था वाले हों या और भी कोई हो, तो वो फिर उनको ऑफर करते हैं कि भाई थोड़ा सा मदिरा भी ले लीजिए, मधुशाला। तो मधुशाला में ले जाते थे, पिला देते थे, और वो या फिर वो व्यवस्था कर देते थे। तो नए कलाकारों को मैं यही सलाह दूंगा कि ये रात में जागना, प्रोग्राम करना और फिर सेवन करना, नशा वगैरह का करना बिल्कुल सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, सरकार बोलती है। तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथी संगी कुछ ही नशा में जब वो घुस गए तो उनका मैंने पतन हो गया, किस्म से खत्म ही हो गया। तो आप लोग आइए, जो भी नवयुवक वर्ग है ये संगीत के क्षेत्र में आते हैं, गाते हैं या बजाते हैं, जरूर गाइए बजाइए, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए और आदत को खराब मत करिएगा, नहीं तो सिवाय नुकसान के आपको हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि आप सभी समझ गए होंगे कि सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा यदि आप गलत रास्ते में चलेंगे, नशा करेंगे और तमाम बुराइयों में अगर आते हैं तो मामा जी आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य टाइम दिया हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, पूरी यादों को आपने ताज़ा किया और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को भी मिल गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला। और साथियों आप जाइएगा नहीं, क्योंकि इनसे बातचीत खत्म होने के बाद में हम इनकी जो कुछ पुरानी क्लिपिंग और कुछ गीत के अंश जो है हम आपको दिखाएंगे, उसको देखिए। उसके बाद ही जो है आप वीडियो को पूरा करने के बाद ही आप विदा लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और साथियों अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार आपको भी नमस्कार। आपको भी। दिल की कोई बात है।
का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी